हेलो एवरीवन, जल्दी से ज्वाइन कर लो, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे आज का। ठीक है ना। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें 12th एंड 5th में सबसे हाईएस्ट वेटेज रहता है, इसी चैप्टर से रहता है। ठीक है, तो फिर जल्दी से ज्वाइन कर लो क्लास, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाय हाय रियाज, हाय। आज एक नया चैप्टर है शिव बैच का, एंड आई एम फिजिक्स एजुकेटर हितेश गुप्ता, जहाँ पे एक शिव बैच है जहाँ पे हम लोग 3 मंथ्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। हेलो अभिलिप्सा, हेलो। जल्दी से ज्वाइन करो, फिर हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास के बाद। जब तक तुम लोग ज्वाइन करते हो मैं तुम्हें बता देता हूँ पर्सनल मेंटरशिप के बारे में, जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली इसी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, क्योंकि इंडिया में इस लेवल पे कोई भी नहीं कर रहा एक्सेप्ट आदित्य जोशी ऑर्गेनाइजेशन। अब इस पर्सनल मेंटरशिप में आपको क्या मिलेंगे? डेली टारगेट्स, वन ऑन वन लाइव इंटरेक्शन, यानी कि आपके पास आपका एक पर्सनल मेंटर होगा जो आपके साथ हमेशा कॉन्टैक्ट में रहेगा थ्रू वीडियो कॉल, टेक्स्ट और थ्रू एनी मीडियम में से। एंड ये पर्सनल मेंटर्स ऐसे वैसे लोग नहीं, दीज आर पीपल फ्रॉम टॉप मोस्ट एम्स एंड रेस्पेक्टेड एंड रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट फ्रॉम इंडिया, जैसे KGME हो गया, AFMC हो गया, जितना हो गया, एंड अदर एम्स जो भी है। उसके साथ आपको मिलेंगे FSTs एंड एक्सक्लूसिव लेक्चर्स, जहाँ पे मैं भी रहूँगा और मैं क्वेश्चन सॉल्विंग के प्रैक्टिस करवाता हूँ वहाँ पे विद डिटेल सोल्यूशन। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वहाँ पे मैं सॉल्व करवा देता हूँ। और आपको मिलेंगे 30,000 प्लस क्वेश्चन, और आपको मिलेंगे रैपिड फायर राउंड्स भी। ठीक है, और ये सब अवेलेबल था इनिशियली एट अ प्राइस ऑफ 5,000। फिर आदित्य भैया ने इसे कम करवा दिया था आप सब के लिए, क्योंकि आपके डिमांड्स की वजह से फिर ये प्राइस हो गया था 3,999। लेकिन आप अगर मेरा कोड यूज़ करोगे विच इज़ HITESH4, आपको मिलेगा अप टू 1,000 रुपीज़ ऑफ। ठीक है, रुपीज़ है, परसेंटेज नहीं, सॉरी। जल्दी से ज्वाइन कर लो, फिर हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। हाय प्राची, हाय अलीजा, हाय आयशा। आज एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले विच इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। हेलो हेलो। तो स्टार्ट करें क्लास के साथ। चलो आई गेस, हाँ, ज्वाइन तो कर लिया सभी ने। चलो अब स्टार्ट करते क्लास के साथ। तो आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि 12th एंड फिजिक्स में सबसे हाईएस्ट वेटेज चैप्टर इसी से रहता है। और एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 30% होगा थ्योरी एंड तुम्हारा बाकी का 70% होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने सोचा कि इस चैप्टर पे हम लोग 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लेक्चर्स रखें, क्योंकि काफ़ी सारे सर्किट्स है इसमें जो हमें सॉल्व करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव इन दिस चैप्टर। ठीक है, गुड इवनिंग हर्ष, गुड इवनिंग, हाय खुशवंत, हाय। ठीक है, समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। चलो, तो सबसे पहले पढ़ते कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। देखो, अगर सिंपल भाषा में कहूँ, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डोरमी, गुड इवनिंग हर्ष। ठीक है, तो करंट होता है क्या? चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? देखो, वैसे तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंस चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम और टाइम का ऐसा यूनिट है सेकेंड, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि करंट का यूनिट होगा कूलम पर सेकेंड। लेकिन कूलम पर सेकेंड को ही एक दूसरा नाम दिया गया जिसे हम लोग कहते हैं एम्पियर। ठीक है, कैपिटल A से हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे 5 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर करंट, वैसे। ठीक है, ओके, गुड इवनिंग शुभम, गुड इवनिंग। अब सबसे मेन चीज़ आपको याद रखना है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आप पूछोगे कि ये स्केलर क्यों है? देखो, करंट के पास क्या मैग्नीट्यूड है? जी हाँ, मैग्नीट्यूड तो है। क्या करंट के पास डायरेक्शन है? बिल्कुल, डायरेक्शन भी है। तो फिर ये स्केलर क्वांटिटी कैसे है? ये स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इवन दो करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी एज इट डज नॉट ओबे वेक्टर एडिशन लॉज। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर के एडिशन लॉज को ओबे नहीं करता, इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। हालांकि इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। ठीक है, सुषमान जोशी, कैन वी से द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? हाँ, कह सकते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन इज द ओनली चार्ज विच इज फ्लोइंग, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि करंट इज ऑल्सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि आगे जाके तुम लोग पढ़ोगे पॉजिट्रॉन्स के बारे में, फिर तुम लोग पढ़ोगे काफ़ी सारे दूसरे दूसरे चार्जेस रहते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर आपका चार्ज फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन है तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके ओके खुशवंत, समझ में आ गया? ठीक है, ये तो सबको क्लियर हो गया ना कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इवन दो इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे वेक्टर एडिशन लॉज। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? इट इज नथिंग बट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। क्योंकि मान लो कि बहुत सारा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, अगर मैं कहूँ कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट कितना है, तो
तो फिर उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना छोटा सा चार्ज फ्लो हो रहा है डिवाइडेड बाय उस छोटे से इंस्टेंट का जो टाइम इंटरवल है, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ तो फिर मुझे मिलेगा इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, उसी इंस्टेंटेनियस करंट के फॉर्मूला से अगर हम लोग dt को राइट साइड में लेके आ जाएंगे तो हमें मिलेगा dq इज इक्वल टू आई डी टी। ठीक है, dq क्या है? छोटा सा चार्ज है। अगर मुझे टोटल चार्ज ढूंढना है तो फिर मैं क्या करूंगा, dq है छोटा सा चार्ज, तो फिर अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा छोटे छोटे चीज़ों को इंटीग्रेट करने के बाद मुझे एक बड़ा चीज़ मिलेगा। वो बड़ा चीज़ क्या है? नथिंग बट टोटल चार्ज फ्लो। तो इंटीग्रल dq इज इक्वल टू इंटीग्रल आई डी टी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं टाइम इंटरवल लिख दूँ फ्रॉम t1 टू t2 तो ये मेरा तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा फाइनल टोटल चार्ज विच इज इंटीग्रल t1 टू t2 आई डी टी। ओके, गुड इवनिंग गुंजन, गुड इवनिंग। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल चार्ज, इंटीग्रल आई डी टी। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट मान लो कि मैंने तुम्हें एक ग्राफ दिया है, ठीक है, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे तुम्हारे पास टाइम दिया गया और वाई एक्सिस पे तुम्हारे पास दिया गया करंट। ठीक है, और ये एक रैंडम ग्राफ है, कुछ ऐसा है। ठीक है, अब अगर मैं पूछूंगा कि इस ग्राफ का एरिया क्या देता है तो फिर आंसर क्या होगा? देखो ध्यान से देखो, अगर मैं देखूँ तो फिर इस ग्राफ का एरिया क्या देता है? एरिया क्या होता है? ये पूरा जो रीजन है ये हो जाएगा इस ग्राफ का एरिया। ठीक है, अब एरिया क्या होता है? इसका एरिया होगा वाई एक्सेस का टर्म इंटू एक्स एक्सेस का टर्म, यानी कि आई इंटू टी। अगर मैं आई इंटू टी देखूँ तो वो क्या होता है? इट इज नथिंग बट चार्ज। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो एरिया अंडर आई टी ग्राफ गिव्स अस टोटल चार्ज फ्लोन। ठीक है, ओके, हाँ बिल्कुल सर, आई टी ग्राफ के करंट टाइम ग्राफ है। ठीक है, एवरेज करंट क्या होता है? एवरेज करंट का बेसिक फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जैसे अगर मैं एवरेज स्पीड पूछूं तो वो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। वैसे ही एवरेज करंट होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, गुड इवनिंग अलीजा, गुड इवनिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ गया ना इतना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी एवरेज करंट को हम लोग एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कैसे होता है देख लेते हैं। खुशवंत जोशी, स्केलर और वेक्टर, क्या चीज़ स्केलर और वेक्टर पूछ रहे हो खुशवंत? करंट तो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, इसे बस याद रखना। ठीक है, इवन दो इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, अब एवरेज करंट को हम लोग एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आई एवरेज या फिर करंट एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रल आई डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डी टी फ्रॉम t1 टू t2 फ्रॉम t1 टू t2। अब देखो, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है टू रिप्रेजेंट एनीथिंग इन द एवरेज फॉर्म। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि एवरेज स्पीड क्या होगा तो फिर उसे भी तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो इंटीग्रल वी डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रल डी टी, t1 से लेके t2। अब इसको थोड़ा समझते हैं। खुशवंत जोशी, करंट हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, even though it has magnitude and direction it is a scalar quantity because it does not obey vector laws of addition. ओके, ये याद रखना, पूछा जा सकता है नीट में, स्टेटमेंट क्वेश्चन में। ओके, अब देखो आई एवरेज क्या होगा? इंटीग्रल आई डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रल डी टी। इंटीग्रल डी टी फ्रॉम t1 टू t2 क्या होगा? वो जो टाइम इंटरवल जिसके बीच में तुम कैलकुलेट करने वाले हो एवरेज करंट। ठीक है, तो फिर ये क्या होगा? इट विल बी नथिंग बट t2 माइनस t1। और इंटीग्रल आई डी टी, क्योंकि मान लो कि तुम्हें दिया गया है कि करंट इज इक्वल टू मान लो 5t² प्लस 4t दिया गया है, ऐसा कुछ, तो फिर अगर तुम्हें एवरेज ढूंढना है तो फिर तुम इसे इंटीग्रेट कर दो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तुम्हें मिल जाएगा एवरेज। ठीक है, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एवरेज। ठीक है, वैसे ही चार्ज एवरेज क्या होगा? इंटीग्रल क्यू डी टी फ्रॉम t1 टू t2 डिवाइडेड बाई इंटीग्रल डी टी फ्रॉम t1 टू t2। ठीक है, समझ में आ गया इतना? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट इज करंट। अब देखो करंट जो है ना, हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं इन टू सेक्शन। वन इज डायरेक्ट करंट एंड वन इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट इज द करंट हुज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। ठीक है, वैसे ही ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट इज अ करंट हुज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंजेस पीरियोडिकली। ठीक है, पीरियोडिकली यानी कि अगर ये कुछ देर में ऐसे चेंज हो फिर ये वापस ऐसे चेंज होगा, फिर सेम इंटरवल के बाद वो ऐसे चेंज होगा, फिर सेम इंटरवल के बाद वो ऐसे चेंज होगा। तो फिर ये होता है पीरियोडिक चेंज होता है। ठीक है, सिंगल चेंज नहीं होता, पीरियोडिकली अगर वो चेंज होता है तब वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। ओके, अब एक ग्राफ को देख लेते हैं। ये ग्राफ सिग्निफाई करता है डायरेक्ट करंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस पे तो हमारा करंट है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम। अब आप देख सकते हो कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, कुछ भी बेंड वेंड नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। क्यों? क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है।
ठीक है, ओके। एरिया ऑफ IT ग्राफ गिव्स अस करंट, एरिया ऑफ IT ग्राफ गिव्स अस टोटल चार्ज। ओके, ओके खुशवंत, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ डायरेक्ट करंट। क्यों? क्योंकि करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, प्लस डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, ठीक है। अब अगर मैं पूछूंगा कि ऑल्टरनेट करंट का ग्राफ कैसा रहेगा, वो कुछ ऐसा रहेगा। देखो यहाँ पे अगर तुम देख सकते हो वाई एक्सिस पे क्या है करंट एंड एक्स एक्सिस पे क्या है टाइम। अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड इस रीजन में बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर पीक पे जा रहा है, फिर कम हो रहा है। डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, स्टार्टिंग में पॉजिटिव है, फिर उसके बाद नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, ठीक है। इसलिए ये होता है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ। समझ में आ गया इतना? डायरेक्ट करंट कहाँ पे यूज किया जाता है? इट इज यूज इन बैटरीज एंड DC मोटर्स, ठीक है। ये क्लियर है? सब लोग ओके, क्लियर लिख दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। अब क्वेश्चन क्या कहता है? एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। ओके क्लियर, ओके ओके प्राची। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ विथ वेलोसिटी ऑफ v, ठीक है। कैलकुलेट करंट। अभी क्या कह रहा है कि मान लो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के पास एक ऑर्बिट है, ठीक है। इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और पूछा गया कि करंट कितना होगा। तो फिर ध्यान से देखो, स्टेप वाइज जाते हैं बेसिक से, ठीक है। पूछा गया कि करंट कितना है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। क्या चार्ज दिया गया है क्वेश्चन में? देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? ये हमारा चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्यू के बदले हम लोग इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ओके। अब टी क्या? टाइम इंटरवल। लेकिन क्या क्वेश्चन में कहीं भी टाइम इंटरवल दिया गया है? नहीं। लेकिन हमें पता है कि टाइम इज हाउ मच? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। क्या स्पीड दिया गया क्वेश्चन में? बिल्कुल दिया गया है, विद द वेलोसिटी ऑफ v, ठीक है। तो स्पीड तो है हमारे पास, डिस्टेंस क्या होगा? सिंस इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो फिर अगर ये एक सर्कुलर पाथ है तो फिर इसका डिस्टेंस भी एक सर्कुलर पाथ होगा। वो कितना होगा? 2πr, विच इज नथिंग बट सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस भी मिल गया हमारे पास। तो टाइम का वैल्यू होगा 2πr डिवाइडेड बाई v, ठीक है। अब क्या करना है? बस टाइम को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो i इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई 2πr डिवाइडेड बाई v। अब v ऊपर चल जाएगा तो ये फाइनली में आएगा i इज इक्वल टू EV डिवाइडेड बाई 2πr, ठीक है। स्लोप ऑफ QT ग्राफ गिव्स अस हाउ मच। देखो क्वेश्चन, करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो स्लोप ऑफ, मान लो कि मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ पे Q है, यहाँ पे T है। अब अगर मैं पूछूँ, एकदम सही प्राचीन, हाँ एकदम सही, करेक्ट, EV डिवाइड बाई 2πr। अब अगर मान लो कि ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, तो स्लोप क्या देगा? Q डिवाइड बाई T। तो Q डिवाइड बाई T क्या होता है? करंट होता है। समझ में आ गया कुशवान? स्लोप ऑफ QT ग्राफ गिव्स अस करंट, एकदम से, ठीक है। तो फिर इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? करंट इज इक्वल टू EV डिवाइडेड बाई 2πr। समझ में आ गया? ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले, दैट इज गोइंग टू बी करंट डेंसिटी। अब तुम पूछोगे करंट डेंसिटी क्या है? हमने नॉर्मल डेंसिटी पता है, पढ़ा है, विच इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब करंट डेंसिटी क्या होता है? देखो करंट डेंसिटी को हम लोग J से डिनोट करते हैं, ठीक है। J से डिनोट करते हैं करंट डेंसिटी को। और करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। मान लो कि मेरे पास कुछ एरिया है ऐसा, ठीक है, स्क्वायर नहीं, मान लेते कि सर्कल में कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है। इस एरिया के थ्रू मान लो कि करंट I फ्लो रहा है और इसका एरिया A है। अब अगर मैं पूछूंगा कि इस पर्टिकुलर रीजन का करंट डेंसिटी कितना है, तो वो क्या होगा? इट इज नथिंग बट करंट फ्लोइंग डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द पर्टिकुलर सर्फेस, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी, ओके। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन क्या करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? बताओ। बिल्कुल सही, करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये याद रखना, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, हाई चांसेस ऑफ दिस, एकदम से, ओके। अब टोटल करंट कितना होगा? इट इज इंटीग्रल J.dA। क्यों? यहाँ पे अगर तुम J यानी कि करंट डेंसिटी को सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो वो कितना है? इट इज करंट डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। अब इसे अगर तुम इंटीग्रेट कर दोगे DA के साथ, तो फिर करंट जो कॉन्सेप्ट होगा वो बाहर आ जाएगा, और DA डिवाइड बाई 1 अगर तुम इंटीग्रेट कर दोगे तो फिर तुम्हें फाइनल में मिल जाएगा टोटल करंट, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को भी याद रख लेना, ओके। टोटल करंट इज इंटीग्रल J.dA। अब मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है।
मान लो कि यहाँ पे हमारे पास है हमारा फर्स्ट सरफेस और ये हमारा सेकंड सरफेस, ठीक है। मान लो कि इस सरफेस में एरिया ए है, ठीक है, विच इज दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। और मान लो कि इस सरफेस का एरिया इतना है विच इज 2a, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है और यहाँ पर भी करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं पूछूंगा कि किस सरफेस में करंट डेंसिटी ज्यादा होगा, तो फिर आंसर क्या होगा? क्या वो 1 होगा या 2 होगा? सोच के बताओ। एकदम सही। करंट डेंसिटी क्या होता है? जे, विच इज नथिंग बट करंट डिवाइडेड बाई एरिया। सिंस दोनों एरिया में करंट तो सेम है, यानी कि ये तो कांस्टेंट हो जाएगा करंट, ठीक है। लेकिन जे या फिर करंट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि जिसका एरिया ज़्यादा तो उसका करंट डेंसिटी कम। यहाँ पे एरिया ए है, यहाँ पे 2 है, यानी कि इस यहाँ पे एरिया कम है तो फिर करंट डेंसिटी ज़्यादा होगा। यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो फिर करंट डेंसिटी कम होगा। एकदम सही। हाँ प्राची, हाँ दोनों एकदम सही। हाँ निखिल, निहाल सॉरी, हाँ निहाल बिल्कुल सही। ओके, लगता है समझ में आ गया करंट डेंसिटी। आगे बढ़े। If an electron is moving in a circular path with frequency t, then current is how much? देखो देखो पुष्पा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इट इज नथिंग बट 1 बाई टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब चार्ज तो हमारे पास आ गया एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और पाथ है एक सर्कुलर पाथ। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि करंट कितना है। करंट कितना होता है? चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। लेकिन टाइम यहाँ पे 1 बाई फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाई 1 बाई एफ। तो ये फ्रीक्वेंसी वाला टर्म ऊपर जा जाएगा, तो ये होगा क्यू आर, ठीक है। कुशांत आंसर मिल गया। करंट होगा चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक के साथ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या? देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड द कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है? देखो, मान लो कि ये एक कंडक्टर है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या ये इलेक्ट्रॉन स्मूथ से जाएगा? अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूँ तो फिर क्या ये इलेक्ट्रॉन स्मूथ से चल जाएगा विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन? क्या लगता है तुम्हें, स्मूथ से चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रहेंगे बाकी इलेक्ट्रॉन भी। अब सिंस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है और एक और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज रखता है, दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो फिर मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे हजारों इलेक्ट्रॉन के अंदर, ठीक है। तो फिर जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, तो फिर ये इनसे कोलाइड करता है, तो फिर इसका पाथ कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब एकदम क्लस्टर्ड पाथ रहता है इसका, ठीक है। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या स्मूथली मूव करता है? बिल्कुल भी नहीं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये ड्रिफ्ट करता है। इट ड्रिफ्ट, ठीक है, विद अ कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी। उसी कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ओके, ठीक है। In the presence of electric field, the constant average velocity of all the electrons inside the conductor is called drift velocity, ठीक है। ओके, अब एक डेरिवेशन है जिसे हम लोग समझ लेते हैं। ओके प्रियंका दास, ओके ओके दोनों। मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर का एरिया मान लो ए है और इसका लेंथ एल है, ओके। इसके अंदर है नेगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब अगर मैं पूछूंगा कि इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है, तो वो कितना होगा? ऑब्वियसली एरिया इंटू लेंथ होगा, ठीक है। सो दिस इज द वॉल्यूम, ठीक है। अब स्मॉल एन क्या है? इट इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जैसे डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वैसे ही नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द पर्टिकुलर कंडक्टर, ओके ओके। अब देखो, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। ये तो बिल्कुल सही है ना, क्योंकि मान लो यहाँ पे कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है, यानी कि हमारे पास चार्ज है लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो फिर क्या फोर्स एक्ट करेगा? नहीं, फोर्स भी एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। एक सेकेंड, मैं चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो लेट्स कंटिन्यू। देखो, मान लो कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाऊंगा, तो फिर क्या कोई भी फोर्स एक्ट करेगा? नहीं, क्योंकि अगर फील्ड ही नहीं है तो फिर हमारे पास चार्ज है, लेकिन सिंस फील्ड नहीं है तो फिर फोर्स भी जीरो होगा। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो फिर ऐसे जिगजैग पाथ में मूव करेगा, कोलाइडिंग विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इट मूव्स इन अ रैंडम डायरेक्शन, ओके। लेट u1 u2 and u3 be the initial velocities of the हाँ, let u1 u2 and u3 be the initial velocities of the electron respectively inside the conductor when the external electric field is zero, ठीक है। तो फिर अगर मैं पूछूंगा कि एवरेज इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, वो जीरो होगा। क्यों होगा? ध्यान से समझो, ध्यान से देखो। मान लो कि ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है,
और एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है, तो फिर इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे रिपल्शन होगा, यानी कि रिपल्शन के बाद ये इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करेगा, ठीक है। तो फिर क्या तुम देख सकते हो कि इस इलेक्ट्रॉन के इस डायरेक्शन के पाथ को ये वाला इलेक्ट्रॉन इन ऑपोजिट डायरेक्शन कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है। अब मान लो कि कंडक्टर कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है और यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन है, तो फिर इनके बीच में रिपल्शन होगा, ठीक है। रिपल्शन के बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा और ये वाला इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट पाथ्स आर देयर, यानी कि अगर मैं वेक्टर एडिशन करूंगा तो फिर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग कहते हैं कि इनिशियल या फिर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्यों? बिकॉज ऑफ द रैंडम डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फिर एग्जैक्टली ऑपोजिट एक और इलेक्ट्रॉन रहेगा उस कंडक्टर के अंदर जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ताकि वो इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे। समझ में आया? इसलिए वो कहते हैं कि इनिशियल एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज जीरो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया इतना? समझ में आ गया? थम्स अप दे दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, यू एवरेज जीरो होता है, ये तो हमें समझ में आ गया अब तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो ध्यान से देखो। मान लो कि एक सेकंड में कलर चेंज करता हूँ, हाँ। लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। ओके, सबको समझ में आ गया, ठीक है। मान लो कि दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक सेल है, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, जिसका वोल्टेज V है, ठीक है। तो फिर इस सेल की वजह से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। तो मान लो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो फिर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला भाई हम लोग कैलकुलेट करने वाले कुछ वन, ठीक है, उसी को हम लोग डिराइव कर रहे हैं अभी। तो फिर डेरिवेशन देख लेते हैं, फिर फाइनल में अगर तुम्हें डेरिवेशन याद नहीं रखना है तो फिर तुम फाइनल फॉर्मूला याद रख लेना, नो इश्यूज, ओके। तो फिर मान लो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ओके, सिंस इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, अगर मैं F इज इक्वल टू ई क्यू डालूंगा तो चार्ज तो हमारा नेगेटिव है, यानी कि फोर्स विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो फिर फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो फिर इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे नेगेटिव साइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना कि ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स? ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। अब फोर्स क्या होता है, ई क्यू। क्यू कितना है, नेगेटिव ई विच इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। मैकेनिक्स से हमें पता है कि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सेलरेशन के टर्म को डिफाइन करूंगा तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन, ओके। अब अगर मैं अप्लाई करूंगा द नॉर्मल काइनेमैटिक्स के फॉर्मूला विच इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज एक्सेलरेशन, t टाइम है, ठीक है। तो अगर मैं अप्लाई करूंगा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो क्या होगा, देखो v1 क्या होगा, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, v2 विल बी फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड, v3 विल बी थर्ड, vn विल बी nth इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो v1 विल बी u1 प्लस a into t1, v2 will be u2 plus at2, v3 will be u3 plus at3, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं पूछूंगा कि फाइनल एवरेज वेलोसिटी कितना होगा तो क्या वो जीरो होगा? सोच के बताओ। नहीं, जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्सटर्नली एक इलेक्ट्रिक फील्ड है अब यहाँ पे, तो फिर सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव कर रहा है तो दूसरा भी इधर मूव कर रहा है, इसके ऑपोजिट कोई भी मूव नहीं कर रहा है। तो फिर क्या फाइनल एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होगा जस्ट लाइक इनिशियल वेलोसिटी? नहीं, फाइनल एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, वो होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn डिवाइडेड बाई n। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई दी वॉल्यूम विच इज नंबर डेंसिटी। ओके, हाँ एकदम सही। तो v एवरेज विल बी v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn डिवाइडेड बाई n, ओके। अब v एवरेज क्या होगा, v1 कितना था उसे तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, विच इज u1 प्लस at1, v2 इज u2 प्लस at2, तो उसी चीज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, v1 के बदले होगा u1 प्लस at1, v2 के बदले होगा u2 प्लस at2, वैसे ही v3 v4 vn तक सब्स्टिट्यूट कर देना, ओके, डिवाइडेड बाई n, ठीक है। अब v एवरेज कितना होगा, अब एक काम करो, इस पूरे टर्म को एक्सपांड कर दो, ठीक है, यानी कि ब्रैकेट के बाहर ले लो। तो फिर मैं u1 u2 u3 डिवाइड बाई n को बाहर ले रहा हूँ कॉमन, प्लस एक्सेलरेशन जो कि कॉमन है सबके लिए, इंटू t1 प्लस t2 प्लस 3t डॉट 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 tn डिवाइड बाई n, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ठीक है।
अब ये पूरा टर्म क्या है, दिस इज इनिशियल एवरेज वेलोसिटी। इनिशियल एवरेज वेलोसिटी कितना था, यू एवरेज 0 था, यानी कि ये पूरा टर्म का वैल्यू हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे बचा सिर्फ प्लस एक्सेलरेशन इंटू T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn डिवाइड बाई n। ठीक है, अब इस पूरे टर्म को हम लोग एक नई टर्म से रिप्लेस करते हैं विच इज कॉल्ड टाउ। अब ये टाउ क्या होता है, टाउ इज नथिंग बट रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, देखो टाउ इज इक्वल टू T प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn डिवाइड बाई n। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं हम इसे। रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, इट इज द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मान लो कि ये हमारा कंडक्टर है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, इससे कोलाइड करता है, ठीक है, फिर इसे कोलाइड करने के बाद एक और से कोलाइड करता है, तो फिर इन दोनों कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम इंटरवल था, उसी को हम लोग कहते हैं टाउ या फिर रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो यहाँ से वी एवरेज, जिसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें मिल गया विच इज नेगेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टाउ डिवाइडेड बाय m। तो दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इतना समझ में आ गया, हम सब दे दो अगर इतना समझ में आ गया, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, लगता है सबको समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ई ई इंटू टाउ डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, ई क्या है, विच इज नेगेटिव ई विच इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। टी टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, एंड एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ओके ओके, सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट डेंसिटी क्या था, करंट डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, अब इसके बीच में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसी को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखो, लेट स्मॉल एन बी द नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी क्या था, इलेक्ट्रॉन विच इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द पर्टिकुलर कंडक्टर। ओके, अब मान लेते कि एक मीटर क्यूब में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूंगा कि एरिया इनटू लेंथ कितना होता है, इट इज नथिंग बट वॉल्यूम। ठीक है, अब अगर मैं पूछूंगा कि टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, अगर एक मीटर क्यूब में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिर टोटल वॉल्यूम जो कि एरिया इंटू लेंथ है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लो x है, तो फिर यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा विच इज n इंटू ए एल। So this NaL is the total number of electrons in the particular conductor। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखो, लेट वन इलेक्ट्रॉन चार्ज भी नेगेटिव ई। ई का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, अब NaL क्या था, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, NaL Al तुम्हारा क्या है, Al है अब तुम्हारा वॉल्यूम, एंड n इज द नंबर डेंसिटी। ओके, अब देखो, अब अगर मैं पूछूंगा कि टोटल चार्ज कितना होगा, तो वो क्या होगा, Q इज इक्वल टू नेगेटिव NaL इंटू ई। ई क्या था, चार्ज ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं और अगर मैं इसे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो फिर आंसर क्या होगा, Q इज इक्वल टू नेगेटिव NaL ई। दिस इज द टोटल चार्ज। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। शुभम, सी का मतलब क्रिस्टल क्लियर होता है ना, दैट्स व्हाट इट मीन्स, राइट। ओके, अब देखो, टोटल चार्ज था NaL इंटू ई विच वॉज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो फिर यहाँ पे L भी है। L क्या होता है, लेंथ होता है। ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये तो 11th ग्रेड का बेसिक है कि वेलोसिटी इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब सिंस हम लोग इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करें तो फिर ये हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस हो जाएगा द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, और टी क्या होगा, टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे एल क्या है, एल इज नथिंग बट डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, मान लो कि ये अगर मेरा कंडक्टर है, तो फिर ये होगा उसका लेंथ, जो कि इस इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करना होगा फ्रॉम वन साइड टू द अदर। तो फिर मैं डिस्टेंस के बदले लेंथ भी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, यहाँ पे लेंथ का इक्वेशन है, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि लेंथ इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम। ये वैलिड है, यहाँ तक समझ में आ गया कि लेंथ इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, तो लेंथ के बदले ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम को सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू नेगेटिव NA इंटू बी डी इंटू टी डिवाइडेड इंटू ई। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर मैं टाइम वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाऊँ, तो फिर ये क्या होगा, Q बाई टी इज इक्वल टू नेगेटिव NaVd इंटू ई। अब Q बाई टी कुछ स्ट्राइक कर रहा है, Q बाई टी क्या होता है, इट इज नथिंग बट करंट, तो करंट से रिप्लेस कर दो।
करंट इज इक्वल टू नेगेटिव एन ए बी डी इंटू ई। अब एरिया को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ तो करंट डिवाइड बाई एरिया क्या होता था, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव एन बी डी इंटू ई। तो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा फाइनल इक्वेशन, दैट इज जे इज इक्वल टू नेगेटिव एन ई बी डी। एन क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिर्फ अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछूं तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एन ई बी डी। ओके, इतना समझ में आ गया, रिलेशनशिप समझ में आ गया ना, जे इज इक्वल टू एन ई बी डी। अगर मैग्नीट्यूड पूछो तो जे इज इक्वल टू एन ई बी डी, अगर तुम वेक्टर फॉर्म में पूछोगे तो जे इज इक्वल टू नेगेटिव एन ई बी डी। ओके, सबको समझ में आ गया? थम्स अप दे दो, हाँ लिख दो, सी सी लिख दो, तीनों से में से कोई भी एक कर दो, मैं समझ जाऊंगा। ओके, ठीक है। इसी इक्वेशन को अगर थोड़ा और मॉडिफाई करते तो हमें क्या एक नया इक्वेशन मिलेगा जरूर। यहाँ पे देखो, क्या मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बदले इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ, विच इज इलेक्ट्रॉन इंटू रिलैक्सेशन टाइम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मास, अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर दूँ और मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन स्क्वायर। तो फिर जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर इंटू टाउ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मास, ये भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या तुम्हें ये फॉर्मूला भी रट्टा मारना है? नहीं, ध्यान से देखो, इस फॉर्मूला को याद रख लो, फिर यहाँ से बी डी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना इतना? ओके, समझ में आ गया शायद। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले रेसिस्टेंस के बारे में। अब देखो, बेसिकली रेसिस्टेंस होता क्या है? रेसिस्टेंस तुम मान लो रुकावट, किस चीज़ का रुकावट है? चार्ज को ये रुकावट देता है या फिर ये करंट को रुकावट देता है। कैसे? मान लो कि एक रोड है, ठीक है, यहाँ पे तुम आ रहे हो मस्त अपने बाइक पे, मान लो कि एक सेकेंड, बाइक कैसे ड्रॉ करो, हाँ मान लो ये तुम्हारा बाइक है, सॉरी फॉर द गंदा ड्राइंग। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा बाइक है, ठीक है, यहाँ पे तुम अच्छे से स्पीड में आ रहे हो, यहाँ पे तुम्हें क्या मिल गया, एक स्पीड ब्रेकर मिल गया। तो फिर क्या तुम्हारा स्पीड कम होगा? ऑब्वियसली तुम धीरे करोगे, फिर तुम वापस जाओगे, फिर तुम स्पीड बढ़ाओगे ताकि तुम अपनी इनिशियल स्पीड पे आ जाओ। तो फिर ये स्पीड ब्रेकर क्या काम किया? तुम्हारा स्पीड को ये कम कर दिया। ठीक है, वैसे ही रेसिस्टेंस क्या करता है? इट एक्ट्स एज एन ऑब्स्टिकल टू द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, समझ में आ गया रेसिस्टेंस का काम क्या है? चार्ज या फिर ये चार्ज के फ्लो को ये रोकता है, ऑब्स्ट्रक्शन देता है। समझ में आ गया ना? हाँ, आई नो एग्जाम्पल थोड़ा फनी था। ठीक है, अब सिंबल क्या होता है रेसिस्टेंस का? ये होता है स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस, ये होता है फिक्स रेसिस्टेंस। और अगर मैं इसी डायग्राम पे एक एरो बना दूं ऐसे, तो ये होता है वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल रेसिस्टेंस यानी कि तुम एक पर्टिकुलर सर्किट में रेसिस्टेंस को चेंज कर सकते हो, और उसका यूनिट तुम 2 रख सकते हो, फिर तुम एडजस्ट करके 5 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, ठीक है, ना तो समझ में आ गया ना? हम्म, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। हाँ, कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले एक पर्टिकुलर लॉ, जिसे हम लोग कहते हैं ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ कहता क्या है? देखो, ओम्स लॉ ये कहता है कि इफ द फिजिकल कंडीशन and the temperature and other quantities are kept constant, then the voltage then the current in a particular circuit is directly proportional to the voltage applied across it. इसका मतलब क्या है? मान लो कि मेरे पास एक पर्टिकुलर, नहीं रेसिस्टर से नहीं समझा सकता हूँ। मान लो कि यहाँ पे मेरे पास एक डिवाइस है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे मैंने एक सेल कनेक्ट कर दिया। सेल क्या देता है? पोटेंशियल डिफरेंस देता है, यानी कि ये एक वोल्टेज देगा सर्किट में। ठीक है, तो फिर ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर मैं इस डिवाइस के फिजिकल कंडीशंस और टेम्परेचर और बाकी के कंडीशंस को कांस्टेंट रखूँगा, और अगर मैं इस डिवाइस में वोल्टेज को बढ़ाते जाऊँ तो फिर करंट भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अब अगर मुझे ये ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल निकाल के एक इक्वल टू का सिंबल लाना है, तो फिर मुझे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, वो कांस्टेंट क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट R।
यानी कि V इज इक्वल टू आई आर। आर क्या है, उसने इस सिंबल को रिप्लेस कर दिया। रेसिस्टेंस आर के, इट इज रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या था, इट वाज इट एक्ट्स एज एन ऑब्स्टिकल विच ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। एकदम सही रियाज, हाँ बिल्कुल सही। तो V इज इक्वल टू आई आर, ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड फेमस फॉर्मूला, V इज इक्वल टू आई आर, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेसिस्टेंस। ठीक है, हाँ V इज इक्वल टू आई आर। हमेशा याद रखना, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट फॉर द पर्टिकुलर डिवाइस। ठीक है, ओके। अब मान लो कि यहाँ पे ग्राफ है, जहाँ पे वाई एक्सिस पे वोल्टेज दिया गया, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे करंट दिया गया। अब अगर मैं पूछूंगा कि इस ग्राफ का स्लोप क्या सिग्निफाई करता है, मान लो कि ये मेरा लाइन है, ठीक है, इसका स्लोप क्या सिग्निफाई करता है? स्लोप क्या होता है? इट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ द वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी गिवन इन द एक्स एक्सिस, यानी कि वाई डिवाइडेड बाय एक्स। वाई पे क्या है, वोल्टेज है, एक्स पे क्या है, करंट है। ठीक है, तो यहाँ से ये स्लोप हो जाएगा वी डिवाइडेड बाय आर आई। ठीक है, और हमें पता है कि वी इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से रेसिस्टेंस क्या होगा, वी डिवाइड बाय आई। तो क्या तुम देख सकते हो, वी डिवाइड बाय आई यानी कि वोल्टेज डिवाइड बाय करंट इज नथिंग बट रेसिस्टेंस। तो फिर इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, इट विल गिव अस द रेसिस्टेंस। ठीक है, हाँ एकदम सही। ठीक है, डिवाइसेस दैट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक डिवाइसेस, जैसे मेटल्स हो गए और कंडक्टर्स हो गए। डिवाइसेस दैट डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइसेस, जैसे सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स पे एक पूरा चैप्टर बेस है, 12th स्टैंडर्ड का लास्ट चैप्टर, उसे हम लोग इन डिटेल वहाँ पे पढ़ेंगे। ओके भावना, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस को हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, इसे भी याद रखना, कंडक्टेंस जी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय रेसिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोग डिराइव करते हैं कि रेसिस्टेंस किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। देखो, रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, यानी कि मान लो कि मेरे पास दो कंडक्टर है, एक इतने लेंथ का है और एक इतने लेंथ का है। ठीक है, अब अगर एक चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लो करना है तो फिर उसे कम ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। वैसे ही अगर सेम चार्ज को इस एंड से लेके इतना फ्लो करना है तो फिर उसे ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, यानी कि ज़्यादा रेसिस्टेंस मिलेगा। तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, ठीक है। अब रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्यों? क्योंकि मान लो कि दो वायर है, एक वायर का एरिया इतना है, ठीक है, और दूसरे वायर का एरिया कुछ इतना है। ठीक है, यहाँ पे एरिया ए है और यहाँ पे एरिया A2 है। तो फिर अगर मैं इतने से छोटे से एरिया में अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर चांसेस ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं, हाँ या ना? अगर एक ही रूम में बहुत सारे लोग हैं तो फिर ऑब्वियसली धक्का मुक्की होगा ज़्यादा। अगर सेम अमाउंट ऑफ पीपल एक बड़े रूम में होंगे तो फिर धक्का मुक्की कम हो जाएगा। एकदम सही, यानी कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर तुम एरिया बढ़ाओगे तो फिर रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया घटाओगे तो फिर रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एक ही इक्वेशन में सिग्निफाई करूँ तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, अब अगर मुझे ये वाला सिंबल हटाना है तो फिर मुझे कांस्टेंट लाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट क्या होगा, इट इज नथिंग बट रो। रो क्या होता है, रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, तो R इज इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइड बाई ए, या फिर R रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से अगर मैं पूछूंगा कि रेसिस्टिविटी कितना होता है, तो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इंटू एरिया डिवाइड बाई लेंथ। यहाँ से बस इसे एरिया को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ और लेंथ को नीचे लेके आ जाओ। तो रेसिस्टिविटी इज रेसिस्टेंस इंटू एरिया डिवाइड बाई लेंथ। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा ओम मीटर। ठीक है, क्योंकि रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, ठीक है, जिसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होता है मीटर। तो मीटर मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो ओम मीटर। ओके, ठीक है। अब एक और चीज़, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, जिसे हम लोग इससे सिग्मा से डिनोट करते हैं, विच इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस एंड रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, तो फिर क्या रिलेशनशिप है उसी को डिराइव करके हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो, ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू आई आर, ये तो हमने प्रूव किया था प्रीवियस स्लाइड में। V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पे V था पोटेंशियल डिफरेंस, I वाज करंट एंड R इज रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से तुम रेजिस्टेंस की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, विच इज रो इंटू एल डिवाइड बाई ए। तो V इज इक्वल टू आई इंटू रो इंटू एल डिवाइड बाई एरिया। ठीक है, तो यहाँ से तुम क्या करो, तुम्हें पता है कि वोल्टेज कितना होता है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो यहाँ से वोल्टेज कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस।
यहाँ पे डिस्टेंस के बदले हम लोग लेंथ कंसिडर करेंगे, क्योंकि एक कंडक्टर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एक कंडक्टर या फिर एक वायर। वायर में क्या होता है, डिस्टेंस के बदले लेंथ दिया जाता है, क्योंकि वायर बहुत पतला होता है, लंबा रहता है, तो फिर हम लोग लेंथ कंसिडर करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वोल्टेज के बदले E इंटू एल सब्स्टिट्यूट करेंगे, विच इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो ई एल इज इक्वल टू आई इंटू रो इंटू लेंथ डिवाइड बाई एरिया, ठीक है। तो यहाँ से तुम ध्यान से देखो, यहाँ से अगर तुम देखोगे इस इक्वेशन में तुम्हारे पास है करंट और नीचे है तुम्हारे पास एरिया। करंट डिवाइड बाई एरिया क्या होता है तो बताओ, एकदम से दिस इज नथिंग बट करंट डेंसिटी, यानी कि आई डिवाइड बाई ए को तुम रिप्लेस कर दो विथ करंट डेंसिटी जो कि है जे। तो ई एल इज इक्वल टू जे इंटू रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ है, राइट हैंड साइड में भी लेंथ है, दोनों को कैंसिल आउट कर दो तो मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इंटू रेसिस्टिविटी, ठीक है। या तो तुम इसे याद रख लो या फिर तुम इसे याद रख लो, जे इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई रेसिस्टिविटी, या फिर हमें पता है कि कंडक्टिविटी इज 1 बाई रेसिस्टिविटी, तो 1 बाई रेसिस्टिविटी को तो तुम सब्स्टिट्यूट कर दो विद कंडक्टिविटी एंड जे इज इक्वल टू ई इंटू सिग्मा, ठीक है। या इसे याद कर लो या फिर इसे याद रखो या फिर इसे याद रख लो, ठीक है। कोई भी एक को याद रख लो, मॉडिफाई करते जाओ, डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ द फॉर्मूला तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि जे इज इक्वल टू ई इंटू सिग्मा, ठीक है। ओके, हमने प्रीवियस स्लाइड में ये भी प्रूव किया था कि करंट डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी इंटू इलेक्ट्रॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाई इंटू रिलैक्सेशन टाइम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई मास। अब तुम पूछोगे ये कहाँ पे प्रूफ किया था, ध्यान से देखो इधर, वेलोसिटी वाला डेरिवेशन कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे जे इज इक्वल टू एन इंटू ई स्क्वायर टाउ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई मास। तो फिर इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया है। यहाँ पे हमें पता है कि जे इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सिग्मा एंड जे इज ऑल्सो इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ ई डिवाइड बाई एम। तो फिर यहाँ से तुम ध्यान से देखो, जे और जे यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे, तो फिर क्या मैं कह सकता हूँ कि सिग्मा इज नथिंग बट दिस होल टर्म, कह सकता हूँ ना। तो यहाँ से कह सकते हैं कि सिग्मा या फिर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी इंटू इलेक्ट्रॉन स्क्वायर इंटू रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाई मास, ठीक है। अब अगर मैं पूछूंगा अगर ये पूरा फॉर्मूला कंडक्टिविटी का है तो फिर रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि मास डिवाइडेड बाय नंबर डेंसिटी इंटू इलेक्ट्रॉन स्क्वायर डिवाइडेड इंटू टाउ, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया ना? थम्स अप, यस, हाँ, सी सी कुछ भी लिख दो चलेगा। ओके, समझ में आ गया। अब एक एक इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें याद रखना है, रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटीज एडेड। इम्प्योरिटीज एडेड ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब तुम लास्ट चैप्टर में जाओगे विच इज सेमीकंडक्टर, वहाँ पे तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा कि इम्प्योरिटीज ऐड करने के बाद क्या होता है, सेमीकंडक्टर में रेसिस्टिविटी कम हो जाता है, ठीक है। इस पॉइंट पे इस स्टेज पे तुम बस इतना याद करना कि रेसिस्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इम्प्योरिटीज एडेड, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड ऑल्सो द टेम्परेचर, ओके। घूम फिरा के इतने सारे फॉर्मूलाज बना दिए, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला को याद रख लो, इसी को तुम मॉडिफाई करते जाओ, नए नए फॉर्मूलाज बनते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स का एम ये नहीं है कि बहुत सारे फॉर्मूलाज को याद रखो, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला को याद रखो, उसी में कुछ कुछ टर्म को तुम चेंज करते जाओ, नए नए फॉर्मूलाज बनते जाएंगे। हाँ, तो फिर मैं क्या कह रहा था, रेसिस्टिविटी इज डिपेंडेंट ऑन मटेरियल, टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटीज एडेड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रेसिस्टेंस एंड लेंथ। देखो उसके पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो कि मेरे पास लेट्स से दैट वी हैव 2 कॉपर वायर्स, ठीक है। अब अगर मैं पूछूंगा लेट्स से वी हैव 2 कॉपर वायर्स, पहले वाले का लेंथ L है और दूसरे वाले का लेंथ 2L है, ठीक है। पहले वाले का एरिया A है और दूसरे वाले का एरिया है 2A, ठीक है। अब अगर मैं पूछूंगा मान लेते हैं कि पहले वाले का रेजिस्टेंस है R और दूसरे वाले का रेजिस्टेंस है लेट्स से 3R। अब अगर मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ दिस 2 वायर्स, तो आंसर क्या होगा बताओ? अगर समझ में आया अब तक तो बताओ आंसर क्या होगा। रेशियो ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ द 2 वायर्स कितना होगा बताओ? प्रीवियस पॉइंट को ध्यान पे रखो और बताओ आंसर कितना होगा। एकदम सही रियाज, 1:1। क्यों होगा 1:1?
क्योंकि देखो पहला वायर है कॉपर वायर, दूसरा वायर क्या एल्यूमिनियम का है? नहीं, कॉपर का ही तो है, दूसरा वायर भी कॉपर वायर ही है। और मैंने क्या कहा था, रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि मटेरियल पे डिपेंड करता है। पहले वाले स्टार्टिंग में भी कॉपर है, बाद में भी कॉपर ही है, तो फिर रेशियो क्या होगा, ρ1:ρ2 इज इक्वल टू 1:1। ठीक है। हाँ बिलिप्स, हाँ डोरमी, हाँ प्राची, एकदम सही, भावना एकदम सही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दो चीज़ पढ़ने वाले सबसे पहला चीज़ है स्ट्रेचिंग और दूसरा चीज़ है रीमोल्डिंग। ठीक है। अब हम लोग इन दो चीज़ों को पढ़ने वाले हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है और कैसे रेसिस्टेंस चेंज होता है इन दोनों सिचुएशन में। ठीक है, तो फिर ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में होता क्या है, मान लो कि मेरे पास एक वायर है इतना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैं स्ट्रेच करता हूँ। मान लो कि इसका लेंथ ए है और एरिया ए है। मान लो कि इसका लेंथ एल है, ठीक है, एरिया छोड़ दो अभी। इसे मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ और मैं इतना लंबा कर रहा हूँ इसे। एक सेकेंड, मान लो कि मैं इसे इतना लंबा कर रहा हूँ, ठीक है, इसका लेंथ मैं 12 कर देता हूँ। ठीक है। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि यहाँ पे अगर रेसिस्टेंस आर है तो फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस आर डैश कितना होगा। तो फिर इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। देखो हमें पता है कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइड बाई ए, या फिर रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ डिवाइड बाई एरिया। ठीक है। देखो अब एक नॉर्मल इंसान क्या बोलेगा कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यहाँ पे लेंथ एल है, यहाँ पे 12 है, तो फिर रेसिस्टेंस दुगना हो जाना चाहिए। लेकिन क्या वो दुगना होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे एरिया ए था तो फिर यहाँ पे लेंथ मैं बढ़ा रहा हूँ, लेकिन एरिया भी तो घट रहा है ना, क्योंकि ये सेम वायर है, इसे मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, रीमोल्ड नहीं कर रहा हूँ, इसी चीज़ को मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ ताकि इसका लेंथ बढ़ रहा है, तो फिर क्या होगा, इसका एरिया घट जाएगा। तो फिर अगर मैं पूछूंगा कि रिलेशनशिप कैसे निकालोगे, तो फिर सबसे पहला स्टेप रहना चाहिए कि एक ऐसे टर्म को ढूंढो जो कि कांस्टेंट है इस सिचुएशन में भी और इस सिचुएशन में भी। वो कौन सा टर्म कांस्टेंट है? दैट इज वॉल्यूम। कैसे? यहाँ पे वॉल्यूम बी है तो यहाँ पर भी वॉल्यूम बी है, थोड़ी ना मैं मास उसमें ऐड कर रहा हूँ, वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है। ठीक है। तो फिर यहाँ से रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइड बाई ए। ठीक है। अब अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? देखो लेंथ से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे भी लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों कैंसिल होकर 1 देंगे, तो फिर इट डज नॉट मैटर ना कि अगर मैं दोनों को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो फिर कर देते हैं। तो फिर देखो रेसिस्टेंस इज रो एल इंटू एल डिवाइड बाई एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। तो नीचे आ जाएगा वॉल्यूम। तो रेसिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो रेसिस्टेंस इज रो एल स्क्वायर डिवाइड बाई वी। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, रेसिस्टिविटी भी कांस्टेंट है, तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर। कब? इन द केस ऑफ स्ट्रेचिंग। समझ में आ गया? रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर। तो यहाँ पे लेंथ अगर एल था और यहाँ पे लेंथ 12 हो गया, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस कितना होगा? आर डैश विल बी 2l होल स्क्वायर विच इज 4l स्क्वायर, यानी कि 4 बार रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? सीसी लिख दो या फिर हम सब कुछ भी चलेगा। हाँ लिख दो, ओके लिख लो, ओके। तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का स्क्वायर, ये याद रखना। इन द केस ऑफ स्ट्रेचिंग ओनली, रीमोल्डिंग में ऐसा नहीं होगा, स्ट्रेचिंग में ऐसा होगा। अब लेट्स कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन रेसिस्टेंस एंड एरिया। इसमें क्या होगा? देखो रेसिस्टेंस इज रो इंटू एल डिवाइड बाई एरिया। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो रेसिस्टेंस इक्वल टू रो ए एल डिवाइड बाई ए स्क्वायर, एरिया इंटू लेंथ क्या है? वॉल्यूम। तो रेसिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू वी डिवाइड बाई ए स्क्वायर। रेसिस्टिविटी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, यानी कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर इन द केस ऑफ स्ट्रेचिंग ओनली। ठीक है, इतना याद आ गया? इतना समझ में आ गया ना? क्लियर है? इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर लेक्चर में काफ़ी क्वेश्चन नहीं हुए तो फिर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला लेक्चर रहता है उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो टेंशन मत लेना। 2 लेक्चर रखेंगे इस चैप्टर में। ओके, ठीक है, ठीक है, सी सिलेबस हो जाएगा। ओके अभिलेख, ओके कैरलिन, ओके प्रियंका, ओके। मतलब अगर लेंथ 2 टाइम्स बढ़ जाए तो एरिया घट जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है। ओनली इन द केस ऑफ स्ट्रेचिंग, ये याद रखना, स्ट्रेचिंग के केस में होता है, रीमोल्डिंग के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं।
अब आगे एक क्वेश्चन है, उससे सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज ट्रिपल्ड देन व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस। यानी कि इनिशियली मान लो कि लेंथ एल था, इसे हमने 3L कर दिया, ठीक है, और इनिशियली रेजिस्टेंस आर था, तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो दिस इज इन द केस ऑफ स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये स्ट्रेचिंग क्यों है, क्योंकि क्या क्वेश्चन में लिखा गया है कि हम लोगों ने इसे स्ट्रेच किया है? बिल्कुल नहीं लिखा गया। लेकिन क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी एरिया का रेफरेंस दिया गया है कि लेंथ डबल हो गया है और एरिया लेट्स से हाफ हो गया है? क्या डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया गया है कि एरिया हाफ हो जाता है या फिर एरिया जो है वो 1/4 हो जाता है? अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया गया था कि एरिया 1/4 हो जाता है तो ये रीमोल्डिंग का केस हो जाता है। क्यों होता रीमोल्डिंग का केस? क्योंकि लेंथ के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया गया है और एरिया के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ लेंथ के बारे में हमें बताया गया, तो फिर एक स्ट्रेचिंग का केस हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो देखो एकदम सीरियस, हाँ, ओके, हाँ सॉरी, हाँ बिल्कुल साहब, हाँ आंसर 9 होगा। जिनको समझ में नहीं आया मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो तुम्हें पता है कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, तो R1/R2 इज L1² डिवाइडेड बाई L2², तो स्क्वायर को ब्रैकेट से बाहर ले लो, ठीक है, तो R1/R2 इज इक्वल टू L1 जो कि था L एंड L2 जो कि है 3L, तो 3L, तो यहाँ से L और L कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 होल स्क्वायर, 1/3 होल स्क्वायर यानी कि 1/9, यानी कि R1/R2 इज इक्वल टू 1/9, यानी कि R2 इज इक्वल टू 9R1, यानी कि न्यू रेसिस्टेंस बिकम 9 टाइम्स। एकदम सही प्राची, एकदम सही अवेलेबल। ओके, सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, इससे पहले कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े, मैं तुम सबसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, फिजिक्स का डर धीरे धीरे कम हो रहा है क्या? क्या कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है फिजिक्स में? बताओ, सच्ची बताना, सच्ची बताओ कि जब से तुमने स्टार्ट किया है मेरे लेक्चर देखना 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स के, क्या फिजिक्स में डर कम हो रहा है? क्या कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? क्या वो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले क्लासेस जो मैं लेता हूँ वो हेल्प कर रहे हैं? ओके अभिलेख सर, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है रानी गुप्ता, हाँ थोड़ा थोड़ा सा डर हट रहा है। वेरी गुड रानी। देखो डर जो है ना एक ही झटके में नहीं हटेगा, धीरे धीरे हटेगा, लेकिन हटेगा जरूर, ठीक है, ये याद रखना। स्लो प्रोसेस रहेगा, धीरे धीरे जो है वो डर घटते जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा फिजिक्स में। जब तक तुम नीट 2025 देने जाओगे तब तक तो कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट हो जाएगा, टेंशन मत लेना उसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ओके प्रियंका, ओके प्राची, ओके भावना, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल दिख सकता है लेकिन मुश्किल है नहीं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि टू कॉन्सेंट्रिक शेल्स, ठीक है, टू कॉन्सेंट्रिक शेल्स आर शोन इन द फिगर, a medium of resistivity rho is confined between them, find the resistance of the given system। एक सेकंड गाइस, ठीक है, तो फिर सबसे पहले ड्रॉ कर लो कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। हमारे पास टू कॉन्सेंट्रिक शेल्स है, ठीक है, जो कि यहाँ पे है, ये है बाहर का शेल, ये है अंदर का शेल, ठीक है, और कहा जा रहा है कि अ मीडियम ऑफ रेसिस्टिविटी रो इज कन्फाइंड बिटवीन देम, यानी कि ये अगर हमारा बीच का स्पेस है इतना दोनों शेल्स के बीच में, तो फिर यहाँ पे हमने एक मीडियम भरा है जिसका रेसिस्टिविटी रो है। ओके, ठीक है, a medium of resistivity rho is confined between them, find the resistance of the given system। मान लो कि अंदर वाले शेल का एरिया सॉरी अंदर वाले शेल का रेडियस स्मॉल ए है और बाहर वाले शेल का रेडियस है बी, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन सिस्टम, यानी कि ये जो हमारा पर्टिकुलर सिस्टम है इसका रेसिस्टेंस कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बड़ा सा एरिया है, तो फिर क्या मैं एक शॉट में इसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि डायरेक्टली एरिया के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन दिया नहीं गया है, तो फिर इसे मैं कैसे अप्रोच करूँगा? देखो सिंपल मेथड है डिफरेंशिएट एंड इंटीग्रेट। डिफरेंशिएट का मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा एरिया दिया गया है, यानी कि तुम एक छोटे से स्ट्रिप के बारे में रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, यानी कि ये जो पतला सा स्ट्रिप है इसमें कितना रेजिस्टेंस है वो मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ, जो कि होता है डी आर, ठीक है। फिर मैं एक छोटे से स्ट्रिप को यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर लूँगा, यानी कि ये स्ट्रिप इंटीग्रेट करते करते पूरे स्ट्रिप का मेरे को रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो अप्रोच यही रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डी आर क्या है? छोटे से स्ट्रिप का रेजिस्टेंस, जो कि ये मेरा छोटा सा पतला सा स्ट्रिप है।
स्ट्रिप का रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। मान लो कि ये स्ट्रिप जो है वो डिस्टेंस x पे, यानी कि इस स्ट्रिप का रेडियस हो जाएगा x, ठीक है। तो डी आर क्या होगा, रेसिस्टेंस इज नथिंग बट रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ डिवाइड बाई एरिया, ठीक है। तो फिर रेसिस्टिविटी यहाँ पे होगा रो, जो कि कांस्टेंट है, क्योंकि रेसिस्टिविटी तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। इस स्ट्रिप का भी मटेरियल सेम है, इस चौड़े स्ट्रिप का भी मटेरियल सेम है। तो डी आर इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी इंटू डी एक्स डिवाइड बाई 4π x²। 4π x² क्यों, क्योंकि दिया गया है कि एक शेल है और शेल का एरिया क्या होता है 4πr²। यहाँ पे इस छोटे से स्ट्रिप का रेडियस क्या है x है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 4π x², ठीक है। dx क्यों, क्योंकि हमने एक छोटे से स्ट्रिप को कंसिडर किया इसलिए यहाँ पे dx आ जाएगा, ठीक है। तो डी आर इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी इंटू डी एक्स डिवाइड बाई 4π x², ठीक है। अब हमें करना क्या है, ये हो गया डिफ्रेंशिएट करने के बाद। अब ये हमारे पास डी आर है जो कि छोटा सा रेसिस्टेंस है, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है पूरा रेसिस्टेंस। तो वो कैसे करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम ए से लेके बी तक, ए यहाँ पे और बी यहाँ पे। तो फिर अगर हम लोग ए से बी तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा रीजन हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो लोअर लिमिट होगा फ्रॉम ए और अपर लिमिट होगा बी, ठीक है। तो फिर अगर हम लोग डी आर को इंटीग्रेट करेंगे तो फिर इट विल बी इंटीग्रल रो डी एक्स डिवाइड बाई 4π x²। इंटीग्रेट करने से पहले कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लो। रेसिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो इंटीग्रेशन सिंबल से बाहर आ जाएगा। 4π तो कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी डिवाइड बाई 4π इंटीग्रल डी एक्स डिवाइड बाई x² ए से लेके बी तक, ठीक है। अब 1/x² या फिर 1/x² dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, इट इज नथिंग बट -1/x, ठीक है। इंटीग्रेट करोगे तो -1/x मिल जाएगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो कि इंटीग्रेशन इज -1/x, लोअर लिमिट a एंड अपर लिमिट b, ठीक है। अब क्या करना है, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, अब नेक्स्ट स्टेप होगा अपर लिमिट पहले सब्स्टिट्यूट करो, उसके बाद लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करो और दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। तो रेसिस्टेंस इक्वल टू रो डिवाइड बाई 4π इंटू -1/b माइनस 1/a, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस नेगेटिव साइन को अंदर ले लूँ तो ये हो जाएगा रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो डिवाइड बाई 4π इंटू 1/a माइनस 1/b। तो ये हो गया टोटल रेसिस्टेंस। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। आई नो थोड़ा सा डरावना या डिफिकल्ट लग रहा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन डरावना डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। बस डिफरेंशिएट करना था, इंटीग्रेट करना था, उतना ही था। छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। कभी फिजिक्स के क्वेश्चन को लंबा देख के अटेम्प्ट करने से डरना मत, क्योंकि एक चीज़ याद रखना, जितना लंबा क्वेश्चन रहेगा ना उतना ही ईजी क्वेश्चन रहता है, क्योंकि लंबे क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया जाता है ऑलरेडी, ठीक है। तो उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। इसलिए कभी भी डरना मत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से। ओके ओके प्राची, ओके प्रियंका, ओके अभिलाषा, डोरमी सबको समझ में आ गया, ठीक है। So this was our final answer. Resistance is rho divided by 4π into 1/a minus 1/b. सर -1/x वाला स्टेप रिपीट कर दीजिए प्लीज। ओके देखो, तुम्हें यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो डिवाइड बाई 4π इंटीग्रल डी एक्स डिवाइड बाई x², ए से लेके बी तक, ठीक है। ये पूरा टर्म तो एक कांस्टेंट हो गया, तो इसे तुम सेपरेट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन किस चीज़ का, डी एक्स बाई x² ए से बी तक। इसका यानी कि हम लोग बेसिकली 1/x² का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² कितना होगा, हम लोग 1/x² को ऐसे भी तो लिख सकते हैं x⁻², ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सोच के बताओ। विल बी x, यहाँ पे होगा -2 + 1, -2 + 1 कितना होता है -1, ठीक है। यानी कि दिस विल बी x⁻1 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा एक नेगेटिव साइन, ओके। क्योंकि अगर मैं पूछूं कि x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो क्या होगा, x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1। यहाँ पे n के बदले क्या है, -2 है, -2। तो यहाँ पे x⁻² का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट विल बी नथिंग बट 1/x। इतना समझ में आ गया ना। 1/x क्यों हुआ, क्योंकि देखो एक सेकंड मैं जगह खाली कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ तक तो हो गया कि दिस वॉज इंटीग्रेशन x⁻², ठीक है। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन होगा नेगेटिव x⁻1। x⁻1 इज नथिंग बट इंटीग्रेशन 1/x। तो यहाँ से ये हो जाता है -1/x होता है। समझ में आ गया ना। इंटीग्रेशन का स्टेप था, बस ज़्यादा कुछ नहीं था, बेसिक मैथ था, ये फिजिक्स में था, ठीक है। समझ में आ गया।
ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर विथ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज हाउ मच। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक वायर है जो कि नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म वायर कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो रेडियस होता है एंड में भी वही रेडियस होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म वायर है, यानी कि यहाँ पे मान लो कि रेडियस ए है, तो यहाँ पे रेडियस बड़ा है जो कि बी है, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि रेसिस्टेंस इन दिस सिचुएशन कितना होगा। तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका है डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, उससे तो आंसर मिल ही जाएगा। लेकिन एक शॉर्टकट है जो कि इस क्वेश्चन पे अप्लाई होता है। देखो, हमें पता है कि रेसिस्टेंस इज नथिंग बट रो इंटू एल डिवाइडेड बाई एरिया, ठीक है। ये क्या है, ये तो एक सर्कल के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि वायर जो होता है वो हमारा सर्कल होता है। यहाँ पे एरिया के बदले हम लोग क्या सब्जेक्ट करेंगे, एरिया ऑफ अ सर्कल, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ए इंटू बी, क्योंकि a इज द रेडियस ऑफ वन साइड एंड b इज द रेडियस ऑफ अदर साइड, ठीक है। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस विल बी नथिंग बट रो एल डिवाइड बाई पाई इंटू ए डॉट बी। ए था रेडियस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, बी था रेडियस ऑफ राइट हैंड साइड। ये एक शॉर्टकट टेक्निक है इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है। मान लो कि ये क्वेश्चन नीट में आ गया तो फिर कैसे सॉल्व करोगे, इंस्टेंटली ये फॉर्मूला बस याद रख लेना, ठीक है। समझ में आ गया ना। इसे तुम डिफ्रेंशिएट करके यानी कि एक छोटे से स्टेप का रेजिस्टेंस डी एक्स को कैलकुलेट करके फिर उसे इंटीग्रेट कर सकते हो ए से लेकर बी तक, तुम्हें फाइनल आंसर भी यही मिलेगा। ये एक शॉर्टकट था, आर स्क्वायर के बदले तुम बस एक साइड का रेजिस्टेंस और दूसरे साइड का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देना। दोनों टेक्निक से आंसर मिल जाएगा। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेचर एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। चलो, आज का क्लास टाइम पे खत्म होगा, ठीक है। बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी क्या होता है। देखो, इफ द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस देन द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि मान लो कि ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान लो कि यहाँ से मैंने इसे हीट किया ऐसे, ठीक है। मान लो कि मैंने इसे हीट किया, यानी कि मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ इस पर्टिकुलर कंडक्टर का। हीट क्या होता है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट करने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। किस चीज़ का काइनेटिक एनर्जी, अंदर के पार्टिकल्स का। यहाँ पे वो पार्टिकल्स है चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब मैं इसे हीट करता हूँ तो फिर मैं इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रहा हूँ, यानी कि इनके पास जो स्टोर्ड एनर्जी है वो भर रहा है। अब अगर स्टोर्ड एनर्जी भर रहा है तो फिर ये ज़्यादा मूव करेंगे इधर उधर इधर उधर, तो फिर क्या होगा, कोलिजन ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो इसके वजह से रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। ओके, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, हेंस देयर आर मोर कोलिजन्स। फॉर्मूला क्या है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। आर टी क्या है, इट इज द रेसिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। मान लो कि 60 डिग्री सेल्सियस पे रेसिस्टेंस क्या है, उसे हम लोग आर टी बोलेंगे। आर नॉट क्या है, रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा क्या है, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है। इस पूरी चीज़ को अगर तुम वापस रीअरेंज कर दोगे तो अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है। ना समझ में आ गया ना, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसके ऊपर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, टेंशन मत लेना। ये चैप्टर तुम्हें इजी लग सकता है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बस 30% मैं कहूँगा कि थियोरी है, बाकी के 70% हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस से इंप्रूव करना होगा, ठीक है। तो फिर एम ये है कि जल्दी से सारे थियोरी पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद काफ़ी सारे सर्किट, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो फॉर्मूला इज आर टी इक्वल टू आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अब अगर मैं पूछूंगा कि इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो, इसका ग्राफ आर टी इक्वल टू आर नॉट इंटू अल्फा डेल्टा टी जो है, इसका ग्राफ तुम ड्रॉ करो, तो फिर वो तुम कैसे ड्रॉ करोगे। देखो, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर तुम लिखोगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर तुम्हें किसी भी चीज़ का स्लोप या फिर ग्राफ ड्रॉ करना है। y क्या है, टर्म ऑन द y एक्सिस जो कि है यहाँ से रेसिस्टेंस, ठीक है। m क्या है, m इज नथिंग बट स्लोप, x इज द टर्म ऑन द x एक्सिस एंड c इज द y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो फिर यहाँ से अगर तुम इसे एक्सपैंड करोगे तो तुम्हें मिलेगा कि y जो कि होता है रेसिस्टेंस अलोंग द y एक्सिस, m इज द स्लोप, ठीक है, x इज द टर्म ऑन द x एक्सिस जो कि यहाँ से है डेल्टा टी जो कि टेम्परेचर, एंड c इंटरसेप्ट क्या है, इट इज नथिंग बट r नॉट,
यानी कि अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो ग्राफ का लाइन जो है यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू नहीं होगा। यहाँ से शुरू क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास y इंटरसेप्ट भी है जो कि है c। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को रिजेंबल कर दूं तो फिर c इज नथिंग बट r नॉट। r नॉट क्या था? रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री टेम्परेचर। इसलिए यहाँ पे y इंटरसेप्ट मिलता है जो कि होता है r नॉट। इसलिए ये ग्राफ एक पर्टिकुलर हाइट से शुरू होता है, ना कि 0 से। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर? समझ में आ गया इतना? आगे हम लोग बढ़े विथ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रहने वाला है, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कैपेसिटर्स के साथ, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। तो देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं तुम सबसे पूछना चाहता हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ सेम था दो डिवाइस में? कि मान लो कि ये अगर एक रेसिस्टर है और इसे मैं सीरीज में ऐसे कनेक्ट कर दूँ तो फिर क्या चीज़ सेम रहता है? क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है या फिर क्या चार्ज सेम रहता है? बताओ। एकदम से चार्ज सेम रहता है। तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स होता ये है कि देयर इज एंड टू एंड कनेक्शन। एंड टू एंड कनेक्शन यानी कि मान लो कि यहाँ पे हमारा पहला रेसिस्टर है, यहाँ पे दूसरा है और यहाँ पे तीसरा है। बिल्कुल सही, करंट भी सेम होता है, चार्ज भी सेम होता है, एकदम से। मान लो कि यहाँ पे 3 रेसिस्टर्स है हमारे पास, ठीक है। इसे मैंने सीरीज में कनेक्ट किया। सीरीज यानी कि एक एंड दूसरे के स्टार से कनेक्ट हुआ है ऐसे, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो फिर इस सर्किट को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो फिर यहाँ पे मेरे पास एक सेल है जिसका पोटेंशियल मान लो V है, ठीक है। तो फिर इस सर्किट में करंट निकलेगा यहाँ से थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ से करंट फ्लो होगा इनटू R1, सेम करंट R2 में फ्लो होगा, सेम करंट R3 में भी फ्लो होगा, यानी कि सेम करंट इज फ्लोइंग। इसकी वजह से ये हो जाती है सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मैं पूछूंगा कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा सर्किट में, तो वो क्या होगा? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा विच इज V1, इसके अक्रॉस कुछ और होगा V2, इसके अक्रॉस कुछ और होगा विच इज V3। अगर मैं V1, V2 और V3 को ऐड कर दूंगा तो मुझे सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा विच इज V। ठीक है ना? ओके रियाज, ओके, ठीक। In this combination, the current flowing is the same. That is, current is the same. So the ratio of current, which is I1 is to I2 is to I3, will be 1 is to 1 is to 1. ठीक है। अब देखो, नेट नेट वोल्टेज कितना होगा सर्किट में? यानी कि वी नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है। अब V क्या होता है? V इज इक्वल टू IR, हमें पता ही है फ्रॉम ओम्स लॉ। तो यहाँ पे हम लोग वोल्टेज के बदले I इंटू आर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। I इज व्हाट? टोटल करंट इन द सर्किट, एंड R इक्विवेलेंट क्या है? नेट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो फिर V1 कितना होगा? I इंटू R1। V2 कितना होगा? I इंटू R2। V3 कितना होगा? I इंटू R3। यहाँ पे I सेम क्यों है? क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है ना सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ से करंट कॉमन है तो वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फिर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस का नेट रेसिस्टेंस इज R1 प्लस R2 प्लस R3। कैपेसिटर में क्या था सिचुएशन? कैपेसिटर में सीरीज कॉम्बिनेशन में 1 बाई सी नेट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 था, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना, काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। रेसिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और कैपेसिटर में होता है 1 बाई C वाला, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स, आइडेंटिकल यानी कि रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम है, मान लेते 3 ओम है, तो फिर सारे n रेसिस्टर्स का होता है 3, ठीक है। n identical resistors are connected in series combination, then the equivalent resistance is how much? मान लो कि यहाँ पे एक रेसिस्टर है, फिर एक और है, फिर एक और है, फिर एक और है, ऐसे ही n रेसिस्टर्स है, R R R R सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो फिर नेट रेसिस्टेंस कितना होगा? R net is equal to R1 plus R2 plus R3 वैसे ही into n number of time which is nothing but NR, ठीक है। तो आंसर होगा R equivalent is equal to NR। ओके प्राची, हाँ एकदम सही, एकदम सही। नहीं सी नेट नहीं, 1 बाई सी नेट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 ऐसे ही NC होता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस a resistor of resistance R is cut into n equal parts and then each part resistance is how much? यानी कि हमारे पास एक रेसिस्टर है, मान लो एक सेकेंड, मान लो कि ये हमारा रेसिस्टर है, ठीक है। इसे मैंने कट कर दिया इंटू 2 पार्ट्स, मान लेते हैं 2 पार्ट्स है, ठीक है। यानी कि यहाँ से मैंने इसे स्लाइस कर दिया ऐसे, यानी कि यहाँ पे मुझे एक रेसिस्टर मिल जाएगा और यहाँ पे एक रेसिस्टर मिल जाएगा। मान लो कि इसका रेसिस्टेंस R था, तो फिर इन दो इनिशियल नहीं, यहाँ पे जो तुम्हारे पास फाइनल 2 नए रेसिस्टर मिल रहे हैं, तो फिर इसका रेसिस्टेंस कितना है? हाँ भैया वो टाइपिंग मिस्टेक हुआ था, कोई बात नहीं, होता है।
लिखने वक्त मिस्टेक मत कर देना प्राची बस, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, सिंस मैंने एक ही रेसिस्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है तो फिर यहाँ पे होगा R/2। मान लो कि एक ही रेसिस्टर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आई हैव कट इट इनटू 3 पार्ट्स, तो फिर मान लो इनिशियल रेसिस्टेंस R है तो फिर नया रेसिस्टेंस कितना होगा, R/3। तो फिर बेसिकली हो ये रहा है कि न्यू रेसिस्टेंस या फिर R डैश इज इक्वल टू ओल्ड रेसिस्टेंस डिवाइड बाई n। n क्या है, नंबर ऑफ पीसेज इट इज कट इनटू। यहाँ पे 2 पीस में कट कर रहे थे तो फिर यहाँ पे इट वॉज R/2, यहाँ पे 3 पीस में कट कर रहे हो तो फिर हो जाएगा R/3। अगर तुम n पीस में कट कर रहे हो तो फिर न्यू रेसिस्टेंस विल बी R डिवाइडेड बाई n। समझ में आ गया, थम्स अप दे दो समझ में आ गया तो। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या था, क्या चीज़ सेम था पैरेलल कॉम्बिनेशन में, याद करके बताओ क्या चीज़ सेम था। बिल्कुल सही, पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज सेम इन दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है। यानी कि मान लो हमारे पास R1 है, R2 एंड R3। हाँ सही है बिल्कुल। अब ये तीनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कि मान लो यहाँ पे हमारा सेल है, ठीक है। मान लो कि एक साइड पोटेंशियल A है, दूसरी साइड पोटेंशियल B है। पॉइंट पोटेंशियल मेथड के हिसाब से यहाँ पे इस पूरे वायर का यहाँ तक पोटेंशियल विल बी A। पॉइंट पोटेंशियल मेथड के हिसाब से यहाँ तक पोटेंशियल विल बी B। अब R1 के अक्रॉस पोटेंशियल इज AB, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल इज AB एंड R3 के भी अक्रॉस पोटेंशियल इज AB। तो फिर ये तीनों कैसे हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब देखो क्या करंट सेम होगा, नहीं, करंट तो स्प्लिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से मान लो ये सेल से करंट आई ऐसे निकला तो ये करंट यहाँ तक जाएगा, इसे यहाँ पे 3 डिफरेंट पाथ मिलेंगे। ये हो गया पहला पाथ, दूसरा पाथ और तीसरा पाथ, यानी कि करंट स्प्लिट हो जाएगा इंटू I1, I2 एंड I3। तो यहाँ से I1, I2 एंड I3 वापस यहाँ पे मीटअप होंगे और वापस I बनेगा जो कि वापस सेल में चल जाएगा, ठीक है। हाँ डोरमी, हाँ प्राची बिल्कुल सही। तो यहाँ पे देखो टोटल करंट कितना होगा, या फिर आई नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब B इज इक्वल टू IR तो हमें पता ही है, तो यहाँ से करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस, ठीक है। यानी कि करंट इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल करंट के बदले हम लोग V डिवाइड बाई टोटल रेसिस्टेंस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। I1 कितना होगा, V डिवाइड बाई R1, I2 होगा V डिवाइड बाई R2 एंड I3 विल बी V डिवाइड बाई R3, ठीक है। तो यहाँ से V तो कॉन्स्टेंट है यानी कि सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। क्यों, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है। फिर V कैंसिल आउट हो जाता है तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो फिर अगर मैं पूछूं रेशियो ऑफ करंट कितना होगा तो वो होगा I1 is to I2 is to I3 is 1/R1 is to 1/R2 is to 1/R3, ठीक है। समझ में आ गया, दिस इज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, वैसे जितने भी रेजिस्टर्स है 1/Rn, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 R2 R3 एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस वैसे होगा, ठीक है। कैपेसिटर में उल्टा था, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कैपेसिटर एंड रेसिस्टर के बीच में। ओके हर्ष, ओके ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, n identical resistors are connected in parallel combination, what is the equivalent resistance। यानी कि मान लो कि यहाँ पे पोटेंशियल A है एंड यहाँ पे पोटेंशियल B है, और मान लो कि n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेसिस्टेंस, आइडेंटिकल यानी कि सेम रेसिस्टेंस होगा। ये मान लो रेसिस्टेंस R है, R है, R है, वैसे आइडेंटिकल n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स है, ठीक है। तो फिर नेट रेसिस्टेंस कितना होगा, फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 इनटू n नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो फिर यहाँ पे n को तुम अंदर ले लो ब्रैकेट के, तो ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n डिवाइड बाई R। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R डिवाइड बाई n, ठीक है। ये रेसिप्रोकल वाला स्टेप करना मत भूलना प्लीज, क्योंकि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फिर वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा n/R और दूसरा ऑप्शन रहेगा R/n, और n/R वाला ऑप्शन पहले दिया रहेगा इन फर्स्ट पोजिशन, R/n फोर्थ पे दिया जाएगा, दिया रहेगा। जैसे तुम यहाँ पर पहुंचोगे फिर तुम देखोगे n/R तो है विच इज ऑप्शन नंबर 1, तुम उसे टिक कर दोगे। इसलिए ये रेसिप्रोकल वाला स्टेप भूलना मत कभी भी, ठीक है। क्योंकि नीट जो है वो एक एलिमिनेशन वाला एग्जाम है, इसीलिए। तो R इक्वलेंट इज इक्वल टू R/n, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। The resistor is cut into n parts and the parts are then connected in parallel combination. What is the net resistance? मान लो कि ये हमारा रेसिस्टर है, इसे हमने n नंबर ऑफ पार्ट्स में कट कर दिया है, ऐसे n नंबर ऑफ पार्ट्स में। अब अगर मैं n नंबर ऑफ पार्ट्स में कट कर रहा हूँ तो फिर ईच इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस वैल्यू कितना होगा बताओ।
जो हमारा नया छोटे छोटे जो रेसिस्टर्स बनेंगे उसके इंडिविजुअल वैल्यूज कितने होंगे बताओ, एकदम सही, विल बी आर बाई एन। ठीक है, ये होगा आर बाई एन, यानी कि न्यू इंडिविजुअल रेसिस्टेंस इज आर बाई एन। एंड सिंस ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो दिस इज द रेसिस्टेंस ऑफ द न्यू रेसिस्टर आर डैश। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। वैसे ही अब r1 क्या है, r बाई एन, यानी कि 1/r1 इज ऑल्सो इक्वल टू n बाई आर। तो यहाँ पे 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n बाई आर प्लस n बाई आर प्लस n बाई आर, वैसे ही इंटू n नंबर ऑफ टाइम्स। n नंबर ऑफ टाइम्स क्यों, क्योंकि n नंबर ऑफ पीसेज में हमने कट किया है, उसके बाद उन सबको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया है। तो फिर यहाँ से हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n डिवाइड बाई आर इंटू एन। तो n इंटू एन हो जाएगा n स्क्वायर, तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r डिवाइड बाई एन स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना? ठीक है, ओके भावना, ओके अभिल्सा, ओके प्राची, ओके रानी गुप्ता, हाँ बिल्कुल सबको मिल गया। ओके डोरमे, ओके प्राची। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वायर्स ऑफ सेम डायमेंशन यानी कि सेम लेंथ, सेम एरिया, सेम मटेरियल। ठीक है, सॉरी नॉट सेम मटेरियल, सेम लेंथ एंड सेम एरिया, डायमेंशन पे मटेरियल नहीं। Their conductivities are sigma 1, sigma 2 and sigma 3 are connected in series combination. What is the equivalent conductivity? तो देखो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो कि पहला वायर है, ये दूसरा वायर है, ये तीसरा वायर है, लेंथ एल एल एल, क्यों, क्योंकि सेम डायमेंशन, सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 आदि कंडक्टिविटीज। ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन हमें पता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अगर मैं इन तीनों वायर्स को एक वायर से रिप्लेस कर दूँ तो उसका नेट रेजिस्टेंस विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3। अब R क्या होता है, इट इज रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ डिवाइड बाई एरिया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे रेसिस्टिविटी तो वही होगा रेसिस्टिविटी, लेकिन क्या मैं रेसिस्टिविटी के बदले कंडक्टिविटी सब्सिट्यूट कर सकता हूँ? हाँ, क्योंकि रेसिस्टिविटी इज 1 बाई कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी इज 1 बाई रेसिस्टिविटी। तो फिर यहाँ पे सिंस रेसिस्टिविटी था तो फिर मैं इसके बदले कंडक्टिविटी सब्सिट्यूट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 बाई कंडक्टिविटी। तो फिर होगा लेंथ डिवाइड बाई कंडक्टिविटी इंटू एरिया। ठीक है, तो फिर आर नेट होगा 3L डिवाइडेड बाई सिग्मा इक्विवेलेंट इंटू एरिया। ये 3L कैसे आया, क्योंकि अगर मैं इन तीनों को एक नए वायर से रिप्लेस करूंगा तो इसका टोटल लेंथ तो 3L होगा ना, लेकिन एरिया तो सेम होगा क्योंकि मैं वायर्स को ऐसे जोड़ रहा हूँ। तो लेंथ तो बढ़ रहा है लेकिन एरिया तो सेम ही है ना। हाँ, तो यहाँ पे होगा 3L डिवाइडेड बाई सिग्मा इक्विवेलेंट इंटू एरिया। R1 होगा L डिवाइड बाई सिग्मा 1 इंटू ए, R2 होगा L डिवाइड बाई सिग्मा 2 इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ से लेंथ तो कॉमन हो जाएगा, तो लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और एरिया भी कॉमन है तो एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से 3 बाई सिग्मा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा 1 प्लस 1 बाई सिग्मा 2 प्लस 1 बाई सिग्मा 3। चाहे तो तुम आंसर यहाँ तक छोड़ सकते हो या फिर एक स्टेप फर्दर भी जा सकते हो। सिग्मा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 इंटू सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 डिवाइड बाई सिग्मा 1 2 प्लस सिग्मा 2 3 प्लस सिग्मा 3 1। इस इक्वेशन को बस फर्दर मैंने ऐड कर दिया है और फिर उसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? सीसी लिख दो, थम्स अप दे दो, हाँ लिख दो, क्लियर सर, यस सर, कुछ भी चलेगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें मुझे सिखाना है, दैट इज अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री डेल्टा वी इज 0। कैसे, देखो मैं समझाता हूँ। मान लो कि तुम्हें ये वाला सर्किट दिया गया है एग्जाम में। ठीक है, तो पूछा गया कि व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी या फिर व्हाट इज आर ए बी। तो तुम कैसे सॉल्व करोगे? देखो सबसे पहले इस सर्किट को एनालाइज करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, तो क्या तुम देख सकते हो कि लेफ्ट साइड का जो अरेंजमेंट है और राइट साइड का जो अरेंजमेंट है दोनों एग्जैक्ट सेम है या नहीं बताओ? लेफ्ट साइड में 2 रेसिस्टर यहाँ पे, 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, लेफ्ट और राइट एकदम आइडेंटिकल है। ठीक है, इट्स लाइक मिरर इमेजेस। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि जो बीच वाला लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, और स्टेटमेंट ये कहता है कि अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री डेल्टा वी इज 0। डेल्टा वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, यानी कि डेल्टा वी 0। दिस इज समथिंग सिमिलर टू व्हीटस्टोन का ब्रिज जो हमने पढ़ा था इनिशियली। व्हीटस्टोन के ब्रिज में हमारे पास 5 रेजिस्टर्स थे ऐसे। व्हीटस्टोन ब्रिज में यहाँ पे और यहाँ पे सेम पोटेंशियल था, तो डेल्टा वी 0 था, तो फिर इस ब्रांच में करंट ही फ्लो नहीं हो रहा था, तो इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते थे। तो फिर यहाँ पे भी वैसा ही है, अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री डेल्टा वी इज 0। मान लो कि ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो फिर यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा, यानी कि इस रेसिस्टर के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होगा और इसके अक्रॉस भी करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों करंट फ्लो नहीं होगा?
करंट फ्लो होने के लिए चार्ज फ्लो होना ज़रूरी है। चार्ज फ्लो होने के लिए क्या ज़रूरी है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज ही फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो अलॉन्ग द लाइन ऑफ सिमेट्री डेल्टा वी ज़ीरो, तो फिर ये हो जाएगा मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री। तो फिर ये दोनों रेसिस्टेंस यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना? हाँ, सेम पोटेंशियल। तो इन दोनों रेसिस्टेंस को यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। तो अब हमारा सर्किट कैसा दिखेगा? डेल्टा गुंजन पूछी डेल्टा वी इज ऑलवेज जीरो अलॉन्ग द लाइन ऑफ सिमेट्री। हाँ बिल्कुल सही, अलॉन्ग द लाइन ऑफ सिमेट्री, ये हमेशा याद रखना, सिमेट्री रहना चाहिए सिर्फ तब डेल्टा वी जीरो अलॉन्ग द लाइन, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों रेसिस्टेंस को निकाल दूंगा तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट बी, ये दोनों हो गए सीरीज में, ठीक है। ये दोनों भी हो गए सीरीज में, तो इसे मैं वापस रीड्रॉ कर देता हूँ। और ये दोनों हो गए पैरेलल में और ये दोनों हो गए पैरेलल में। तो इसे अगर मैं रीड्रॉ करूँगा इस सर्किट को, तो ऊपर आ जाएगा 2R, नीचे आ जाएगा 2R और बीच में होगा R/2 एंड R/2। क्योंकि ये दोनों पैरेलल में, अगर दो रेसिस्टेंस है जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो फिर उनका नेट विल बी R/2, ठीक है, अगर सेम रेसिस्टेंस है तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा। अब तो सिंपल ही है ना, R/2 एंड R/2 सीरीज में है, तो इनका नेट विल बी R। तो 2R, R एंड R आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसे सॉल्व करें ना, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/2R। तो R इक्वलेंट इज इक्वल टू R/2, ये होगा तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना? ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसे तुम सॉल्व कर लेना, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं टेलीग्राम पे एक पोल डालूंगा जहाँ पे मैं 4 ऑप्शन डालूंगा। तो फिर तुम अपना जो तो फिर तुम्हें जो भी आंसर मिला इस सर्किट को सॉल्व करने के बाद उसको टिक कर देना, फिर मुझे पता चल जाएगा कि क्या तुम्हें अब तक समझ में आया या नहीं, ठीक है। इसका आंसर मैं टेलीग्राम पे डालूंगा इन द फॉर्म ऑफ पोल्स, तो वहाँ पे वोट कर देना, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे, अरे ये तो सरल आ गया। तो आई गेस आज जितना हमें कंप्लीट करना था उतना तो हमने कर लिया है। तो बिफोर यू लीव सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे टाइप कर दो #नोडर। नोडर क्यों? क्योंकि इस फिजिक्स के लेक्चर के थ्रू मेरा एम यही है कि आपको काम करना है। तो फिर कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना #नोडर, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना। एंड बिफोर यू लीव, अगर तुम बोल गए हो कि पर्सनल मेंटरशिप है, तुम्हें डिस्काउंट मिल सकता है यूजिंग द कूपन कोड HITSH4, जिससे तुम्हें अप टू 1000 रुपीज़ ऑफ मिलेगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना कि लेक्चर कैसा लगा, क्या सब कुछ समझ में आया। रियाज 2R/3 आंसर है क्या उसका, वो मैं तुम्हें टेलीग्राम पे मैं पोल लगा दूंगा, वहाँ पे तुम क्लिक कर देना, ठीक है। वहाँ पे करेक्ट आंसर मैं बता दूंगा विद एक्सप्लेनेशन, मैं एक इमेज शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसको देख लेना। बिफोर लिविंग द क्लास कमेंट करो कि लेक्चर कैसा था, क्या सब कुछ समझ में आया या नहीं, कमेंट कर देना नो डर भी, ठीक है। चैट सेक्शन में नहीं, कमेंट में जाके लिखो #नो डर, ठीक है। ओके गाइज, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा सैटरडे को है, आई बिलीव। हाँ, सैटरडे को है। तो सैटरडे के लेक्चर में हम लोग सेल्स एंड बैटरीज पढ़ेंगे, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और बाकी सब उस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। कमेंट कर देना #नोडर, और ये भी कमेंट करना कि लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। लाइक कर देना लेक्चर को लाइक करो। आई नो बहुत सारे लोग यहाँ पे देख रहे वीडियो, लाइक सिर्फ 4 ही है, ज़्यादा करो, ठीक है। लाइक कर देना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे फ्रीक्वेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं, ठीक है। तो आज के साथ विल एंड आज का लेक्चर। तो मिलते हैं अब सैटरडे को नए लेक्चर में, ठीक है। बाय गाइस, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। धीरे धीरे इंप्रूव होगा फिजिक्स, ट्रस्ट मी, होगा इंप्रूव, ठीक है। मिलते हैं, बाय।